नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरा चर्चा का विषय है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह टॉपिक पॉलिटिकल साइंस बीए सेमेस्टर 2 के ऑनर्स पेपर CC04 और बीए सेमेस्टर 2 के ही जनरल इलेक्टिव पेपर के अंतर्गत शामिल है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इस टॉपिक का बड़ा ही महत्व है। आइए विषय की शुरुआत हम करते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में अनेक तत्वों का योग रहा है। प्रत्येक देश का संविधान दूसरे देश के संविधान से भिन्न होने के कारण उसकी कुछ निजी विशेषताएं होती है। हालांकि कुछ विशेषताएं दूसरे देशों के संविधान से मिलती जुलती भी है। भारत का संविधान अनेक दृष्टियों से एक अनूठा संविधान है, जिसके प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, जिनमें पहला है लिखित एवं व्यापक संविधान, रिटन एंड बुल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण विशेष समय पर विशेष संविधान सभा द्वारा किया गया है और इसे पूर्ण रूप से लिखा गया है। इस संविधान में लिखित रूप में प्रशासन तथा संवैधानिक अधिकारियों के कार्यों का वर्णन, न्यायालयों के गठन तथा उनकी अधिकारिता, केंद्र राज्य संबंध, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के संरक्षण, मूल अधिकार तथा उनके संरक्षण एवं राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के संबंध में व्यापक रूप से लिखित व्यवस्था की गई है। जिस समय भारत का संविधान लागू किया गया था, उस समय इसमें 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थीं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 7, कनाडा के संविधान में 147, अफ्रीका के संविधान में 253 तथा ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद ही हैं। भारत के संविधान की सर्वव्यापकता में दिन प्रतिदिन वृद्धि भी होती जा रही है, क्योंकि इसके निर्माण से लेकर अब तक विभिन्न संशोधनों द्वारा संविधान में अनेक तत्व शामिल किए जा चुके हैं। तो इस प्रकार भारतीय संविधान निर्मित, लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान माना जाता है। इस क्रम में दूसरा जो बिंदु है, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य यह है कि आंतरिक या बाह्य दृष्टि से भारत पर किसी भी विरोधी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है और वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक राज्य का तात्पर्य भारत में राज्य सत्ता जनता में निहित है और जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है। इसी प्रकार धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। भारतीय संविधान के निर्माता धर्म और राजनीति के मिश्रण के दुष्परिणाम से अवगत थे। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें सरकार का कोई धर्म नहीं होता है और वह किसी धर्म को ना तो संरक्षण प्रदान करती है और ना ही किसी धर्म या धार्मिक क्रियाकलापों का विरोध करती है। भारत में सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है और धर्म के आधार पर किसी मामलों में भेद नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता को संविधान के प्रारंभ से ही मान्यता दी गई थी, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान की प्रस्तावना में शामिल करके धर्मनिरपेक्षता की और अधिक पुष्टि की गई है। इसी प्रकार समाजवादी राज्य के संबंध में हम कह सकते हैं कि संविधान सभा में
इस बात पर पर्याप्त वाद विवाद हुआ कि भारत के द्वारा समाजवाद को राज्य के दर्शन के रूप में स्वीकार किए जाए या नहीं। इस पर अंत में यह सोचा गया कि किसी एक विशेष दर्शन को स्वीकार करने से नवीन विवाद जन्म लेगा, लेकिन इस बात पर सभी भारतीयों की सहमति बनी कि भारत के लिए समाजवाद ही उपयुक्त और श्रेष्ठ है। इस सामान्य भावना को स्वीकार करते हुए ही 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान की विशेषताओं में प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवाद काफ़ी मुख्य विशेषताओं के रूप में शामिल है। इस क्रम में अब हम बात करेंगे तीसरे बिंदु, संसदीय तथा अध्यक्षीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय तथा अध्यक्षीय प्रणाली का एक अनूठा समन्वय है, जहां संसदीय प्रणाली को इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, वहीं अध्यक्षीय प्रणाली को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय शासन प्रणाली में जहां प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है, वहीं राष्ट्रपति संवैधानिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। चूँकि भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की स्थापना की गई है, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। संसदीय व्यवस्था की सरकार की मुख्य विशेषता यह है कि सरकार विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार की सरकार की दूसरी विशेषता यह है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जनता का प्रतिनिधि होता है और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। भारत का संविधान संसदीय पद्धति की स्थापना करता है क्योंकि केंद्र की सरकार लोकसभा के प्रति और राज्यों की सरकारें विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी होती है और प्रधानमंत्री तथा राज्यों के मुख्यमंत्री क्रमशः लोकसभा के सदस्यों तथा विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इसी प्रकार भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत अगला बिंदु है मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संविधान में नागरिकों को अमेरिका और आयरलैंड की संविधानों की तरह अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऐसे अधिकारों का तात्पर्य उन अधिकारों से है जो मनुष्यों के लिए नैसर्गिक हों अर्थात प्राकृतिक हो तथा मनुष्यों को जन्म से ही प्राप्त हों। इन अधिकारों को मानव अधिकार भी कहा जाता है। संविधान के प्रारंभ के समय व्यक्तियों को 7 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर मूल अधिकारों की संख्या घटाकर 6 कर दी गई। संविधान में नागरिकों को न केवल मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, बल्कि इन मूल अधिकारों के परिवर्तन की पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है और सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है। मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किया गया है। इसी प्रकार से संविधान में नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए हैं और मूल अधिकार को एक तरह से पूरक बना दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 को 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़कर संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। संविधान के 86वें 86th अमेंडमेंट 2002 के अंतर्गत एक अन्य कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है, यानी कि कुल मौलिक कर्तव्य 11 हैं
जो लास्ट मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है उसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा सुविधा का लाभ दिलाए। इसी प्रकार से भारतीय संविधान का अगला विशेषता है राज्य के नीति निदेशक तत्वों का समावेश, इंक्लूडिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। संविधान के भाग 4 में कुछ ऐसे निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है जो राज्य के प्रशासन के लिए मूलभूत हैं तथा जिनका पालन करना राज्य का पवित्र कर्तव्य बताया गया है। इन निदेशक तत्वों के माध्यम से देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में यह कह चुका है कि कुछ निदेशक तत्व राज्य के लिए मूलभूत हैं और राज्यों द्वारा उनका अनुपालन अवश्य किया जाना चाहिए। संविधान का अगला विशेषता है नम्य तथा कठोर संविधान, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में नम्यता तथा कठोरता दोनों का गुणों का समावेश है। यह संविधान नम्य इसलिए है कि इसके अधिकतर प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ प्रावधानों को संशोधित करना अत्यंत कठिन है और उसके लिए विशेष प्रक्रिया अंगीकार की जाती है। भारतीय संविधान का अब अगला विशेषता है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन, फेडरल गवर्नमेंट विथ यूनिटरी फीचर। भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है और इसमें संघात्मक शासन के सभी लक्षण मौजूद हैं। संविधान में शासन शक्ति एक स्थान पर केंद्रित न कर केंद्र और राज्यों में विभाजित कर दिया गया है और दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। संविधान लिखित और बहुत अधिक सीमा तक कठोर है और इसे सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है। उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है, जिसे संविधान की व्याख्या करने और केंद्र एवं राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवादों के निर्णय का अधिकार प्राप्त है। साथ ही इसमें कुछ तत्व हैं जो एकात्मक शासन को भी स्पष्ट करता है, जैसे एकहरी नागरिकता, एकहरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, क्षेत्र तथा सीमाओं में परिवर्तन। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है, किंतु एकात्मक गुणों का भी यहाँ समावेश देखा जा सकता है। इसी प्रकार अब संविधान का अगला प्रमुख विशेषता है बेशक मताधिकार की व्यवस्था, राइट टू वोट। भारतीय संविधान संसदीय शासन की व्यवस्था करता है। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का गठन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। प्रतिनिधियों का चुनाव बेशक मताधिकार के आधार पर किया जाता है। संविधान लागू होने के समय मताधिकार केवल उन्हें था जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेते थे, परंतु संविधान के 61वें संशोधन के द्वारा मतदान का अधिकार उन व्यक्तियों को भी प्रदान कर दिया गया जो 18 वर्ष की आयु पूरे कर लिए हों। अगला विशेषता है एकल नागरिकता का प्रावधान, प्रोविजन फॉर सिंगल सिटीजनशिप। सामान्य तौर पर संघीय संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है, एक संघ की तथा दूसरी राज्य की, जैसे अमेरिका के संविधान में। लेकिन भारतीय संविधान इसका अपवाद है। भारतीय संविधान संघीय संविधान होते हुए भी एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। अगला जो प्रमुख विशेषता है वह है स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। भारतीय संविधान द्वारा
स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है और हम कह सकते हैं कि वह कार्यपालिका और विधायिका दोनों से मुक्त है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन, भत्ता तथा पद से हटाए जाने के संबंध में संविधान में स्पष्ट प्रावधान किया गया है, जिस कारण सरकार उन पर दबाव नहीं डाल सकती है। इस प्रकार भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। संविधान का जो अगला विशेषता है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की स्थापना करता है और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 13, 20, 21, 22, 32, 226 तथा 256 में व्यापक प्रावधान किया गया है। भारत में संविधान सर्वोच्च है और इस कारण कोई भी व्यक्ति या अधिकारी संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। भारत में विधि के शासन को नैसर्गिक न्याय का भाग माना जाता है तथा राज्य के प्रत्येक अंग विधि के शासन से नियमित तथा नियंत्रित होते हैं। अब हम भारतीय संविधान के अगले एक महत्वपूर्ण विशेषता की बात करेंगे, जो है अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन फॉर माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड। संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के क्षेत्र के नागरिकों को सेवाओं, विधानसभाओं और अन्य क्षेत्रों में विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। इसी प्रकार संविधान की जो अगला विशेषता है वह है सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी। भारतीय संविधान के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। भारत में दलित वर्गों की गिरी हुई स्थिति में सुधार करने के लिए संविधान में यह व्यवस्था आवश्यक भी था। संविधान का जो अगला विशेषता है वह है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। संविधान निर्माताओं द्वारा भारत के लिए एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। संविधान निर्माता यह चाहते थे कि भारत की केंद्रीय और राज्य सरकारें नागरिकों को पुष्टिकर भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करें, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं और उनके द्वारा अधिक से अधिक संभव सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना की जाए। इस दृष्टि से भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित किए जाने की बात कही गई है। इन सभी विशेषताओं के अतिरिक्त जो अन्य विशेषताएं हैं वह एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था, विश्व शांति का समर्थक, स्त्री पुरुष की समानता तथा राजनीतिक एकता का पोषण आदि भी भारतीय संविधान की विशेषताओं में शामिल है। अतः स्पष्ट है कि भारत का नवीन संविधान भारत की प्रभुसत्ता के मूल सिद्धांत पर आधारित है तथा भारतीय जनता की वास्तविक एकता का प्रतीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।